Good morning, everyone. Welcome back to the channel Ayurveda Biosphere. Today, we will start our UGC NET journey with a very interesting unit that is physiology. So, basically, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग ज़रूरत पड़ने पे कहीं कहीं हम लोग स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी भी डिस्कस कर रहे होंगे. सो बेसिकली फिजियोलॉजी वर्सेस एनाटॉमी देख लेते हैं. सो एनाटॉमी इज बेसिकली स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स और यू कैन से ऑर्गन फिजिकली, है ना. बाहर से हम लोग ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे देख के. बेसिकली उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स फिजिकली और यू कैन से मॉर्फोलॉजिकली. सो बेसिकली स्टडी about morphology of structures is called anatomy, whereas physiology is how these structure functions. बेसिकली इसमें हम लोग फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स जो है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स फंक्शन कैसे करते हैं. तो बेसिकली फिजियोलॉजी deals with the functioning of these structures, study of how these structures function. तो ये फिजियोलॉजी प्लांट्स के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर किसी सेल के लिए हो सकता है ना, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी के लिए हो सकता है, किसी एनिमल के लिए हो सकता है. सो बेसिकली हम लोग अपने सिलेबस में जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ से हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का डिफरेंस क्लियर हो गया. तो हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग एनाटॉमी डिस्कस कर रहे होंगे वेरियस स्ट्रक्चर्स की. बट मेनली हमें फोकस क्या करना है इस यूनिट में, फिजियोलॉजी के ऊपर, कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही है ना. सो आगे देख लेते हैं हम लोग कि इस फिजियोलॉजी में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ों की फिजियोलॉजी बेसिकली पढ़ेंगे. तो देखिए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, सो हम लोग ट्राई करेंगे कि कोर टॉपिक्स को पहले क्लियर करें, उसके बाद जो है जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने की. सो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी. और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, देन इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वाया ब्लड. ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. देन उसके बाद हम लोग ब्लड, हार्ट रिलेटेड फंक्शंस, उनके सारे चीज़ें देखेंगे हम लोग इस वाले चैप्टर में. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये सारे टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा होगा अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं. देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स एंड बोन. देन आफ्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देन इसके बाद excretory products and their elimination, excretory products and their elimination. बेसिकली इसमें हम लोग किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फंक्शनिंग को भी देखेंगे, बेसिकली फिजियोलॉजी को. देन लास्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली आप इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम. सो बेसिकली आपको इसमें न्यूरॉन से रिलेटेड भी पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर में, और एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना है. बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है. फिर यहाँ पे हम लोग किडनी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी रिलेटेड डिजीज पढ़ रहे होंगे, बोन्स और मसल्स को इसमें कवर करेंगे, ब्लड और उसके टाइप्स को इसमें कवर करेंगे, सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग. फिर उसके बाद इसमें लंग्स, उससे रिलेटेड डिजीज़, कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे. और हम लोग का ये वेरी फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं वो बेसिकली डाइजेस्ट कैसे होता है. तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं.
ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेरियस सिस्टम्स की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आखिर इनका क्या रोल है बॉडी के फंक्शनिंग में, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, छोटा सा टॉपिक है, होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या है? बेसिकली होम्योस्टैसिस इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी सिस्टम, देखिए यहाँ पे बॉडी सिस्टम में सभी सिस्टम्स आ गए, जितने भी सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, अप्रॉक्स 10 to 11, वर्क्स टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ बैलेंस की बात हो रही है कि बॉडी के जो सिस्टम होते हैं वो साथ में वर्क कर रहे होते हैं और किस चीज़ों को जो है वो बैलेंस में रखते हैं, या फिर कह सकते हैं आप इक्विलिब्रियम में रखते हैं। तो बेसिकली ये किन चीज़ों की बात हो रही है बैलेंस और इक्विलिब्रियम में रहने की? वो कौन से फैक्टर है बेसिकली जो होम्योस्टेटिकली बैलेंस में रखे जाते हैं या फिर होम्योस्टेटिकली मेंटेन होते हैं बॉडी में? अगर होम्योस्टेसिस को अगर हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो होम्योस्टेसिस बेसिकली होता है कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एकदम कांस्टेंट और स्टडी रखना, है ना। बाहर बॉडी के क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब आप ये लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, मीन्स मेंटेनिंग कांस्टेंट स्टडी इंटरनल इन्वायरमेंट, लाइक पीएच हो गया आपका, पीएच को मेंटेन करना, ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। आपको पता ही होगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग पीएच होता है, ऑल्दो हमारा ब्लड जो है वो अपने पीएच को लगातार जो है वो मेंटेन करके रखता है। बात करें हम लोग टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बाहर इन्वायरमेंट में विंटर हो, समर हो, या फिर कोई भी सीजन हो, बाहर के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी है तो उसको होम्योस्टेटिकली मेंटेन कर लिया जाता है। देन हम लोग बात कर ले वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सारी चीज़ों के बैलेंस को भी जो है वो होम्योस्टैटिकली मेंटेन किया जाता है कि इक्विलिब्रियम बनाया जा सके, है ना। कोई भी चीज़ एक्सेस या फिर लो अमाउंट में नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ों को जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो बेसिकली इस होम्योस्टेसिस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे रोल प्ले करता है? होम्योस्टेसिस में होम्योस्टैटिकली बहुत सारे फैक्टर्स को बेसिकली मेंटेन किया जाता है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपको लिखे हैं यहाँ पे, और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टैटिकली मेंटेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली रोल कहाँ पे है, ये हम लोग समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम बात करें तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के टर्म्स में बात करूँ, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बात करूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि होम्योस्टेसिस एक बहुत ही बिग प्रोसेस है, बेसिकली बोल सकते हैं इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल देख लेते हैं हम लोग। तो अगर इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो होम्योस्टेसिस इज बेसिकली मेंटेनिंग द स्टडी स्टेट ऑफ, मेंटेनिंग स्टडी स्टेट। यहाँ पे भी कांस्टेंट रखने की बात हो रही है, पर किन चीज़ों को कांस्टेंट रखने की बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट इन द इंटरनल फ्लूइड। इंटरनल फ्लूइड्स मींस जो सेल के बाहर जो आपको फ्लूइड देखने मिलता है, दैट सराउंड्स द सेल। तो बेसिकली सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिलता है। उस एक्स्ट्रा फ्लूइड्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, बेसिकली उनके बैलेंस को ये बनाए रखता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल होता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? सेल के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इन चीज़ों के बैलेंस को बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो सेल का सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेल के सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको कंटीन्यूअस न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी पड़ेगी, और कंटीन्यूअस न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रोल प्ले करता है। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, सेल्स के सर्वाइवल के लिए। और अल्टीमेटली सेल का सर्वाइवल जो है वही तो एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल है, क्योंकि सेल से ही कंपोज्ड होकर अगर बने हुए हैं, तो अगर सेल सर्वाइवल में अगर प्रॉपर उसको चीज़ें मिलेंगी, कंडीशंस, तभी सेल एक सर्वाइव कर पाएगा। एक सेल सर्वाइव करने का मतलब ही है कि एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा। सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल।
मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल सेल के डेथ होने से या फिर अफेक्ट होने से पूरा सिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा। पर यहाँ बात हो रही है पूरे बॉडी की सेल्स की, है ना? बिकॉज़ सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए कांस्टेंट सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स का। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि होमियोस्टैटिकली मेंटेन किए जाते हैं, है ना? मेनी फैक्टर्स व्हिच आर मेंटेन होमियोस्टैटिकली, जिसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ देम आर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल। सो बेसिकली इस सेल्स को लगातार न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए, तभी वो अपना एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिज्म को कर पाएगा। जैसे कि आपको मालूम होगा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और उससे जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है। तो बेसिकली एनर्जी तो अगर देखा जाए तो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक-एक एक्टिविटी जो सेलुलर लेवल पे चल रही हो या फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे चल रही हो, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का कंटीन्यूअस सप्लाई होना ज़रूरी है। सो बेसिकली आपका जो ये पहला वाला पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करता है सेल्स तक, ताकि सेल्स में लगातार केमिकल रिएक्शंस चल सकें, मेटाबॉलिज्म हो सके और कभी भी जो एनर्जी की सप्लाई है, वो रुके ना। तो ये चीज़ रिलेटेड हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट अगर आप देख लें, तो ये सिर्फ़ इन चीज़ों की नहीं, क्योंकि एनर्जी आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, चीज़ों को अलग-अलग सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, तो सो एनर्जी हर जगह चाहिए। नेक्स्ट अगर बात कर लें हम लोग तो डाइजेस्टिव सिस्टम और किन चीज़ों में, तो वाटर बैलेंस में। क्योंकि वाटर का लॉस लगातार हो रहा होता है डिफरेंट वेज से, स्वेटिंग हो गया, यूरिनेशन हो गया। सो वाटर के बैलेंस को भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो होमियोस्टैटिकली मेंटेन किए जाते हैं और इन सारे फैक्टर्स में जो मैंने स्टार्टिंग की जो 3 लिखे हैं और आगे मैं आपको और बताता हूँ। ये तीनों जो स्टार्टिंग में जिसमें मैंने टिक लगाया है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, कोई अदर सिस्टम रोल प्ले करता है। जैसे बैलेंसिंग ऑफ पीएच लेवल, बैलेंसिंग ऑफ पीएच लेवल। आपके कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक अगर होल डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो कोई भी एक कांस्टेंट पीएच नहीं होता है। डिफरेंट पीएच होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे एंजाइम्स किस तरह के वर्क कर रहे हैं और उन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमल पीएच क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बावजूद भी आपका जो बॉडी है वो ब्लड पीएच को प्रॉपर रेगुलेट करता है, जो 6.8 टू 8 पीएच रहता है उसको वो मेंटेन कर रहा होता है। बॉडी में अंदर क्या चल रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पीएच होता है ब्लड का वो हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। पीएच का जो मेंटेनेंस है बेसिकली पीएच लेवल को बैलेंस करना वो समहाउ वाटर के इंटेक से रिलेटेड होता है। वाटर से आप कंसंट्रेशन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि अगर पीएच रेगुलेट कैसे करना है, अगर ज़्यादा हो गया है तो कैसे कर सकते हैं। तो वाटर भी कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच बैलेंस में। खास करके डाइजेस्टिव ट्रैक के पीएच बैलेंस में तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड करने का। फिर उसके बाद जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और कहाँ रोल प्ले करता है? न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन में, रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन, रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन। जैसे आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए आपको मालूम है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में रिलीज़ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्ज़ॉर्प्शन को जो है वो रेगुलेट करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मेंटेनिंग इंटेस्टाइनल फ्लोरा, है ना? बेसिकली आपके इंटेस्टाइन गट में बहुत सारे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, तो उनका लेवल एकदम से ज़्यादा या कम ऐसा होना, इसको मेंटेन करने का भी काम जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इंटरनल फ्लोरा जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से चीज़ों में हेल्प करते हैं बेसिकली और इनसे हमें बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता है। अभी इसी इन्हीं का लेवल अगर बढ़ जाए बॉडी में, तो ये हार्मफुल हो सकता है। सो इसके एक लेवल को मेंटेन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका परफॉर्म करता है। रेगुलेटिंग ब्लड पीएच लेवल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अकेला जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं करता है। इसमें बहुत से होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कहीं न कहीं इसमें रोल है। न्यूट्रिएंट्स की कंटीन्यूअस सप्लाई, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना, ताकि जितने भी एंजाइम्स हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है क्योंकि आपको मालूम है बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो टेम्परेचर से अफ़ेक्ट होते हैं, है ना? और बहुत से एंजाइम्स भी जो होते हैं, वो टेम्परेचर से अफ़ेक्ट होते हैं, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन और ऐसे बहुत से फैक्टर हैं
जो कि होम्योस्टैटिकली मेंटेन किए जाते हैं। पर ये कुछ मैंने चीज़ें लिखी है जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज़रूरी नहीं है कि इन सभी चीज़ों में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है कि मोर देन वन सिस्टम इन्वॉल्व हो और उसमें कहीं न कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्टिसिपेशन होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग को बात करना हो कि इन शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम किन-किन चीज़ों में बेसिकली अगर रोल प्ले कर रहा है ना? क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं इसके बाद। सो कंक्लूजन की अगर बात करें हम लोग कि हमें क्या-क्या याद रखना पड़ेगा? आप बेसिकली याद रखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है होमियोस्टेसिस में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो बेसिकली आप लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू होमियोस्टेसिस बाय ट्रांसफरिंग, पहला पॉइंट बाय ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड electrolytes from external environment to internal environment, from external environment to internal environment। तो ये बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन हो गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होमियोस्टेसिस में कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर में, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसफर में। क्योंकि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जितने भी सिक्रेशंस आपके ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो होता है वो वाटर का ही होता है ना? वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें।